ब्लूटूथ है बजा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज का क्लास क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आप इसके पहले अगर आप लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वहां पे जा करके लेक्चर नंबर 1 या वीडियो नंबर 1 को जरूर देखें, है ना। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस को पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक। तो ये सब चीजें को पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर लिया है। आज का इस वीडियो में हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जैसा देखिए नाम से ही पता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किसने किया जी? तो जॉन डाल्टन। ये साहब हैं जॉन डाल्टन, है ना। 1766 ईस्वी में ये बॉर्न किए यानी पैदा हुए और 1844 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ये साहब 1766 ईस्वी में पैदा हुए और 1844 ईस्वी में मोटा मोटी 80 वर्ष के एज में मर गए। इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज हम लोग इनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। डाल्टन जो था उन्होंने क्या किया? बहुत सारा पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है स्टेटमेंट, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कथन। इसमें क्या कहा गया? इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोस्टुलेट नंबर 1 को। तो क्या कहता है? ए सिंपल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ मेनी टीनी पार्टिकल्स। अब ऐसे इसको आप समझिए, ये जो मैटर है सर, किसी भी मैटर की अगर हम बात करते हैं तो वो मैटर क्या है? छोटे छोटे चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसी छोटे छोटे चीजों को उन्होंने कहा एटम, है ना। उसी को क्या कहा गया? एटम। अब क्या है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो एटम को बनाया जा सकता है सर, और ना ही एटम को खत्म किया जा सकता है। ना तो एटम को बर्बाद किया जा सकता है ना। ना तो एटम को बर्बाद किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। यहां तक कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम जब पार्टिसिपेट करेगा तो वो सिर्फ नया प्रोडक्ट देगा। वो क्या करेगा? नया प्रोडक्ट देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, है ना। यहाँ पे एस्पेक्ट्स होना चाहिए, है ना। एस्पेक्ट्स डेट इज सबका शेप एक जैसा होगा, सबका साइज एक जैसा होगा, सबका मासेस एक जैसे होंगे, सबका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। ये सभी चीज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। एटम्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें समझना है। सबसे पहले एटम का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग एटम का मतलब समझने का कोशिश करें तो एटम का मतलब होता है अनडिविजिएबल, है ना। अनडिविजिएबल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सके, या फिर अनकटेबल, ठीक, जिसको 2 भागों में काटा नहीं जा सके। तो एटम का मतलब क्या होता है जी? तो ये होता है सर अनडिविजिएबल, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनडिविजिएबल कहेंगे, ठीक। तो एटम जो है वो क्या है? अनडिविजिएबल है। उसके बाद क्या है कि कोई भी एलिमेंट, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा रूप होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। जबकि अगर किसी कंपाउंड की बात कर दें, है ना, तो कंपाउंड का जो सबसे छोटा रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। एटम के सबसे छोटे रूप को कहते हैं एटम, एलिमेंट के सबसे छोटे रूप को कहते हैं एटम, और कंपाउंड के सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। आगे अपन एटम का जो आइडेंटिटीज होता है ना, वो डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। उसके अंदर कितने प्रोटॉन है ना, कितना प्रोटॉन है, इसी से उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है?
आइडेंटिटी का मतलब है कि उसका कितना मास होगा, है ना, कितना मास होगा, कितना उसकी वैलेंसी होगी, जिसके बारे में आगे हम लोग को समझना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे आगे के वीडियो, मतलब आगे के स्लाइड्स में। अब क्या कहता है कि किसी भी एटम को अगर हम लोग को कहा जाए कि सर ये एटम्स है ना, ये एटम्स है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसको फिर हम लोग सब पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? सब पार्टिकल्स में। उसका नाम क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जाता है। अब करते हैं कि द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन इज वास्ट, है ना, बहुत बड़ा स्पेस होता है सर। इसलिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम में 99.99% स्पेस जो है वो खाली होता है ना। क्या होता है? खाली होता है। इम्प्टी स्पेस कितने होते हैं? तो 99.9%, मतलब कितना भरा है? 0.01%, बाकी सब खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझना है हमको नेचर ऑफ कंपाउंड। अगर हम लोग नेचर ऑफ कंपाउंड को पढ़ें तो सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइंड विथ ईच अदर इन ए फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। अब इसको ऐसे समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या कहता है कि सर अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला दें तो 2H2O का फॉर्मेशन होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि इसमें एक काम करता है थ्योरी जिसको कहते हैं मास ऑफ कंजर्वेशन, है ना, यानी कंजर्वेशन ऑफ मासेस, दोनों को लिखा जा सकता है ना। यानी कि जितना हाइड्रोजन ये साइड में है उतना ही हाइड्रोजन आपका ये साइड में होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इस साइड में है उतना ही ऑक्सीजन इस साइड में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं बैलेंस, है ना, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको कहते हैं स्केलेटन, है ना, जो कि आगे क्लासेस में क्लास 10th में आपको पढ़ने भी है कि हाउ टू बैलेंस एनी स्केलेटन इक्वेशन। तो यहाँ पे यही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, आप ये जो देख रहे हैं H2O का फॉर्मेशन, ये क्या है? जब भी हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक एटम आपस में मिलेगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं CO2, कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या कहता है? एटम ऑफ द सम एलिमेंट कैन कंबाइंड विथ अनदर एटम इज मोर देन 1 रेशियो विच प्रोड्यूस डिफरेंट कंपाउंड या 1 कंपाउंड। जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो देखो क्या क्या बनता है। N2O भी बनेगा, NO भी बनता है, N2O भी बनता है, N2O2, है ना, N2O3 भी बनता है। मतलब मिल तो यही दोनों रहा है सर, लेकिन इसके प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ये हमको बताता है हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स के जुड़े होते हैं सर, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एटम्स, या इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, या इसी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जब भी कोई एक कंपाउंड बनेगा, मान लेते हैं ये एक कंपाउंड है, या मान लेते हैं कि आप CaCO3 एक कंपाउंड है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम खुद एक मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो कैल्शियम आपका है वो खुद एक मॉलिक्यूल्स है। कार्बन यहाँ पे एक एटम है, ऑक्सीजन क्या है ना, मॉलिक्यूल्स है ओजोन का। तो ये सब मिलते हैं तब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड में है वो क्या हो गए? एलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, है ना, जितना है वो सभी एक एस्पेक्ट्स में सब एक जैसा होगा। चाहे मास की बात कर लो, वेलोसिटी की, वेलोसिटी तो नहीं, वैलेंसी की बात कर लीजिए, है ना, डेंसिटी की बात कर लो, सब। आगे बढ़िए।
द मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मे बी सब डिवाइडेड इनटू एटम्स एंड मोलिक्यूल्स एलिमेंट्स दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए सर बहुत सारी चीज का लागू करना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेरिट्स हैं। अब देखो, काम जो आदमी करेगा वो कुछ गलती करेगा और कुछ सही करेगा, है ना। तो जो सही किया उसको हम लोग कहते हैं मेरिट, और जो गलत किया उसको कहते हैं डीमेरिट, है ना। उसको कहते हैं डीमेरिट, या इसी को कहते हैं लिमिटेशन। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिमिटेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है सर वो बहुत यूजफुल एक्सप्लेनेशन है बहुत सारे ऑब्जर्वेशन का। ठीक, तो सबसे पहला का बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या बताए थे कि कंजर्वेशन ऑफ मासेस को अच्छे से रिप्रेजेंटेट करता है। जैसे कि हमने क्या बोला था कि C+O2 जब मिलेगा सर तो CO2 बनेगा, है ना। तो इसमें देखिए कार्बन एक एटम, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स, तो ये दोनों मिलके CO2 बन गया। यानी रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। तो मास जो होगा रिएक्टेंट का वो ऑलवेज प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। दूसरा क्या, डाल्टन क्या कहता है कि ये जो थ्योरी है वो डिफिनिट प्रोपोर्शन को भी मेंटेन रखता है सर। जैसे अगर हम बात कर लें कि H2O का मतलब होता है वाटर, ठीक, H2O का मतलब होता है वाटर। अब H2O का मतलब वाटर होता है तो इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी भी एस्पेक्ट्स में वाटर को लीजिए, चाहे वो आइस हो, वेपर हो, है ना, लिक्विड हो, नाली का पानी हो, नदी का पानी हो, कहीं का पानी हो, है ना, तो ये जो पानी होगा सर वो क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक एटम हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डाल्टन पहला ऐसा आदमी था जो इस पूरे चीजों को एक्सपेरिमेंटली करके बताया, है ना। इसीलिए डाल्टन्स को माना जाता है। लेकिन जहां पे भी बताया था कि कुछ काम होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जो बाद में जब उस पर स्टडी की जाती है तो पता चलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन क्या था सर? लिमिटेशन में डाल्टन साहब का कहना था कि एटम को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, जबकि बाद में ये इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटा। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है न्यूट्रल चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटा एटम, जबकि इन्होंने क्या कहा था कि एटम क्या है सर? ये अनकटेबल है, अनडिविजिबल है ना। ये क्या है? अनकटेबल है, काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में क्या हुआ? ये डिवाइड हुआ, है ना। चलिए दूसरा क्या कहता है? द अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स। हाँ, अब देखिए क्या है, आइसोटॉप्स जो होते हैं वैसे एलिमेंट के ग्रुप को कहा जाता है जिसका एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर सेम हो, जबकि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3, यानी H11, H12 और H13। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। और ये तीनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं। किसके? तो हाइड्रोजन के सर, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। डाल्टन साहब क्या बोले थे कि सब ये लाइक स्ट्रक्चर, फंक्शन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर होगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि नहीं सर, एटॉमिक नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 14। ये दो आइसोटॉप्स है कार्बन के। क्या पता चल रहा है? एटॉमिक नंबर तो सेम है, जबकि एटॉमिक वेट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो इसको कहते हैं आइसोटॉप्स।
इसके बाद क्या बोला गया कि आइसोटॉप्स के कंक्लूजन के बाद डाल्टन साहब ने कहा कि सर जो भी एलिमेंट है उस सब के मासेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नहीं सर, आइसोबार इसी का एक कंसेप्ट है। आइसोबार कहता है कि वैसा एलिमेंट है ना जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे को क्या कहा गया, ऐसे को कहा गया आइसोबार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या कि शुरू में कम एलिमेंट थे तो हमने कुछ काम कर दिया उसका। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी संख्या बढ़ती गई, तो जब एलिमेंट का नंबर बढ़ा तो इस सभी का रिप्रेजेंटेशन मिला, है ना। एलिमेंट का नाम बढ़ा तो सबको सिंबलाइज किया गया, है ना, सिंबल डाला गया, सब में सिंबलाइज किया गया। तो सिंबल में सबसे पहले काम किए कौन, यही डाल्टन महोदय। डाल्टन साहब का कहना था कि अगर हाइड्रोजन है तो उसको इस तरीके से लिख दीजिए, फॉस्फोरस है तो उसको इस सिंबल से दे दो, कॉपर है तो उसको ऐसे लिख दो, गोल्ड है तो उसको इस सिंबल में डाल दो, कार्बन है तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए, सल्फर है तो ऐसे लिख दीजिए, लेड है तो ऐसे लिखिए, प्लेटिना है यानी प्लेटिनम है तो उसको पी से लिख दीजिए, ऑक्सीजन है तो इस तरीके से, आयरन है तो ऐसे। तो इस तरीके से इन्होंने सिंबलाइज किया। और अगर उस समय समझो कि अगर लिखना था H2O तो देखो कैसे लिखा जाता था, ये आपका पहला H हो गया, ये दूसरा H है और ये तीसरा O हो गया। ये हो गया आपका लिखा हुआ क्या, H2O। या इसको ऐसे लिखा जा सकता होगा, एक डिब्बा खाली देंगे, एक इधर हाइड्रोजन लगा देंगे सर और एक इधर हाइड्रोजन लगा देंगे सर, है ना। तो ये लिखा गया H2O, है ना। तो इस तरीके से शुरू में डाल्टन साहब का यही रिप्रेजेंटेशन था कि इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सर, लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है कि इसके बारे में काम किया बर्जीलियस। बर्जीलियस बड़ा माइकल लोग था। ये क्या किया कि जो यहां पे आप देखिए जो ये सिंबलाइज है तो डाल्टन्स का थ्योरी ही इस्तेमाल किया। बस ये सिर्फ बोल दिया कि सर वो सब नहीं करना है, हमको क्या करना है कि उसको जो भी एलिमेंट का सिंबल देना है हमको, है ना, वो तीन ही तरीके से लिखा जा सकता है। या तो उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, या फिर वो लैटिन से लिया गया होगा, या जर्मन से लिया गया होगा, है ना। इसके पहले लेटर को हम लोग क्या किए, बर्जीलियस क्या क्या उसका सिंबल घोषित कर दिया, ठीक। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो देखो हाइड्रोजन को इंग्लिश में लिखे, हाइड्रोजन इसका सिंबल दे दिया H। वैसे ही ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का दे दिया O। नाइट्रोजन तो इसका दे दिया N, ठीक। अब कुछ ऐसे चीज है सर कि जिसका कि 2 लेटर लिया जाता है ना, जैसे हीलियम, है ना। अगर हम बात करते हैं हीलियम की तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हीलियम। अब देखो जैसे हीलियम की बात है तो इन्होंने क्या कहा कि पहला लेटर लीजिए उसको कैपिटल में लिखिए, और दूसरा देखिए कि उस लेटर के प्रोनाउंसिएशन में सबसे ज्यादा किसका उच्चारण हो रहा है, तो पता चला कि ई तो HE, है ना। लिथियम लिथियम, ठीक। बोरोन, है ना, B। इस तरीके से इन्होंने 2 थ्योरी दिया। तीसरा बोला कि सर कुछ को हम लोग यही थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो उसके लैटिन नेम के साथ करेंगे। जैसे देखो एंटीमनी को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है स्टेबनम, तो इसको क्या कर दिया SB। कॉपर को कहा जाता है क्यूपड़म, तो इसको दे दिए CU। उसी तरीके से गोल्ड को कहा जाता है औरम, तो इसको दे दिए AU। आयरन को कहा जाता है फेरम, तो इसका दे दिए FE। लेड का कहता है प्लम्बम, इसको प्लम्बम कहा जाता है तो इसको PB डाल दिए। मरकरी को कहा जाता है हाइड्रागाइनम, तो इसको HG डाल दिए। पोटेशियम को कहा जाता है कैलियम, तो इसको कहा गया K। सिल्वर को कहा जाता है अर्जेंटम, तो डाल दिए AG। सोडियम को कहा जाता है नेट्रियम, तो इसको Na। टीन को कहा जाता है स्टेनम, तो इसको कहा गया SN।
है ना। उसी तरीके से एक होता है लेड, है ना, लेड को कहा जाता है पीबी, है ना, तो इसको कहा गया प्लम्बम। तो इस तरीके से बहुत सारे का यूज किया गया, है ना। तो अब क्या है कि अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम 3 तरीके से लिखते हैं और वो बर्जेलियस का थ्योरी है। पहला क्या कहता है सर कि इंग्लिश में उसको लिखिए, है ना, इंग्लिश में लिखिए, और पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो होगा वो उसका क्या होगा, सिंबल होगा, है ना, सिंबल होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि इंग्लिश का पहला लेटर तो कैपिटल में लिखिए, और दूसरा क्या करना है, पहले लेटर पर जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो प्रोनाउंसिएशन में उसको लिखते हैं। जैसे मान लो एच ही लिख दिया तो वो हीलियम हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे के वीडियो आपको इसके बाद मिलेगा, है ना, और उसमें हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। आपको इसी तरीके का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल होता रहेगा, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमारा एफर्ट बढ़ता है, काम करने में मजा आता है। और मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।